गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान के सिविक्स पोर्शन का संघवाद। दूसरा अध्याय है संघवाद। उसके दूसरे वीडियो में आज हम यहां पे प्रस्तुत हैं। पहला वीडियो हमने बना दिया था। जिन लोगों ने वो वीडियो ना देखा हो, इस वीडियो के पिन कमेंट में जो पहला कमेंट होगा उससे में उसका लिंक मिल जाएगा। उससे सीधे आप उस वीडियो पे पहुंच जाएंगे। आपको ज्यादा ढूंढने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आज हम उसका दूसरा सेशन बना रहे हैं। दूसरे सेशन में सबसे पहले बात आती है कि संघीय व्यवस्था चलती कैसे है। संघीय व्यवस्था चलती कैसे है। हाँ, एक चीज और, इसी दौरान एक प्रश्न आया उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल से। पूछा गया कि सर आपने इसमें संघवाद के उद्देश्य नहीं बताए हैं। जबकि मुझे पता है कि उद्देश्य मैंने बताए हैं, लेकिन उद्देश्य करके नहीं बताए वो। तो मैं फिर से बता देता हूं कि संघवाद के उद्देश्य क्या हैं। संघवाद के दो उद्देश्य होते हैं। नंबर एक, देश की एकता पर बल देना, देश में संगठन बनाए रखना, देश को सुसंगठित रखना। और दूसरा है क्षेत्रीय विविधताओं का सम्मान करना। ये दो मूल कड़ी हैं। जब ये आपस में जुड़ती हैं तब संघवाद बनता है। और संघवाद चलता कैसे है? इन्हीं दो उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए जब प्रयास किया जाता है तो संघवाद चलता है। क्षेत्रीय जो विभिन्नताएं हैं, यदि आप उनको स्वीकार नहीं करेंगे तो संघवाद नहीं चलेगा। और देश की शक्ति या एकता को आप बना के नहीं रख पाएंगे तब भी संघवाद नहीं चल पाएगा। यहां क्वेश्चन एक और आता है कि क्या सारे जगह संघवाद का प्रयोग हो सकता है? हो तो सकता है, लेकिन वो सफल होगा या असफल होगा ये इस बात पर निर्भर करता है कि वहां पर कौन सी शासन पद्धति है। भारत में लोकतंत्र है। लोकतंत्र में संघवाद सर्वाधिक सफल होता है, क्योंकि प्रारंभ से ही जनता की रुचि शासन में होती है। और शासन और शक्ति का ये जो विभाजन है, इसी को संघवाद के नाम से जाना जाता है। अब देख लेते हैं कि संघवाद की इन परिस्थितियों में हमारे देश में इसको कैसे लागू किया गया और क्या इसके कारण थे कि जो भारत में संघवाद सफल हुआ, या अन्य जहां भी ये संघवाद है वहां कैसे ये संघवाद सफल हुआ। सबसे पहले देखते हैं कि भारत में स्वतंत्रता के पश्चात जो नए प्रदेशों का गठन किया गया वो भाषाई आधार पर था। क्या था? भाषाई आधार पर। भाषा के आधार पर प्रथम राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया गया, जिसमें 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों को बनाया गया। यानी कि एक भाषा के लोग एक प्रदेश में रहें, ये मूल चीज थी जो काफी सफल भी हुई। लेकिन यहां पर आपको एक चीज और देखनी पड़ेगी। भाषाई आधार पर बनने वाले राज्यों में सर्वप्रथम राज्य आंध्र प्रदेश बनाया गया था। याद रखिएगा, सर्वप्रथम राज्य आंध्र प्रदेश को बनाया गया था। लेकिन केवल और केवल भाषा के आधार पर ही डिवीजन नहीं किया गया, अन्य आधारों पर भी डिवीजन किया गया। जैसे संस्कृति, भूगोल, भूगोल समझ रहे हैं ना, क्षेत्र, कैसे क्षेत्र है, क्या परिस्थितियां हैं, क्या उनकी संस्कृति है, और किन किन आधारों पर जातीय और जनजातीय विभिन्नताएं पाई जाती हैं। उन आधारों पर भी राज्यों का जन्म किया गया है, राज्यों को बनाया गया है। ऐसे राज्य हैं नागालैंड, उत्तराखंड, झारखंड। तो इस तरीके से क्षेत्रीय आकांक्षाओं का पूरा ध्यान रखा जाता है। किसी भी प्रकार की क्षेत्रीय आकांक्षाओं को अपने ईगो में, अपने अहम में ठुकराया नहीं जाता है। यदि ऐसी ठुकराने की स्थितियां चलती हैं तब क्या होता है? संघवाद सफल नहीं होता है। संघवाद तभी सफल होता है जब ये दोनों उद्देश्य पूरे कर रहा हो।
अब चलते हैं भाषा की जो नीति बनाई भारत ने। राज्य तो बना ही दिए, उसके बाद भाषा की एक नीति बनाई। भाषा की नीति क्या है? भाषा की नीति यह है कि स्वतंत्र होने के पश्चात एक भाषा को राजभाषा बनना था और समस्त कार्य उसी में होने थे। तो भारत में राजभाषा के रूप में हिंदी को स्वीकार कर लिया गया, लेकिन उसको राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं दिया गया। क्यों? क्योंकि हिंदी बोलने वाले मात्र 40% लोग हैं, बाकी 60% लोग अन्य भाषाओं के बोलने वाले हैं। तो केवल 40% लोगों की भाषा को थोपा नहीं जा सकता दूसरों पर। अगर उसको थोप दिया जाए, अगर उसमें यह कर दिया जाए कि नहीं आपको यह मानना ही पड़ेगा, तो ये क्या हुआ? ये जनमत का विरोध है, व्यक्ति की स्वतंत्रता का विरोध है, व्यक्ति के व्यक्तित्व का विरोध है, और यहीं से तो आंदोलन जन्म लेते हैं। तो इन आंदोलनों से बचने के लिए क्षेत्रीय आकांक्षाओं को, क्षेत्रीय सम्मान को बनाए रखना पड़ता है। तो भाषा की इस नीति में क्या किया वो देख लेते हैं कि 1965 में भारतीय संविधान के अनुसार हिंदी को राजभाषा का रूप धारण करना था, लेकिन कामकाजी भाषा का रूप धारण नहीं कर पाई, क्योंकि दक्षिण भारत के लोगों ने इसका जोरदार विरोध किया, दक्षिण भारत के राज्यों ने। इसलिए उनके ऊपर जबरदस्ती इसको थोपा नहीं गया, बल्कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में, कौन सी 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का जिक्र किया गया है। हिंदी के अतिरिक्त 21 और भाषाएं रखी गई हैं, जिसमें किसी भी राज्य की भाषा यदि नहीं होती है लेकिन उसका सम्मान कायम रहता है। भाषाएं तो बहुत सारी हैं, लेकिन फिर भी जो मेन भाषाएं हैं उनको स्वीकार किया गया और यह रखा गया कि प्रत्येक राज्य अपने यहां प्रारंभिक शिक्षा है जो वो अपनी भाषा में चला सकती है, क्योंकि प्रत्येक बच्चा अपनी मातृभाषा में ही शिक्षा को अच्छे ढंग से सीख सकता है। इस प्रावधान के तहत भारत के बहुत सारे राज्यों में अपनी जो उनकी भाषा है उस भाषा को प्रारंभिक शिक्षा में स्वीकार किया जाता है। अब देखिए, ये तो हुई भाषा की बात। अगला देख लेते हैं कि भारत में विकेंद्रीकरण जानते हैं? महात्मा गांधी कहते थे कि शक्ति छोटी छोटी होनी चाहिए। अगर शक्ति संपूर्ण होगी तो वो निरंकुशता की तरफ जाएगी, और निरंकुश शासन किसी भी के हित में कार्य नहीं कर सकता है। इसलिए इस निरंकुशता को टालने के लिए, इस निरंकुशता से बचने के लिए भारत ने विकेंद्रीकृत शासन व्यवस्था को अपनाया। और ये विकेंद्रीकृत शासन व्यवस्था क्या थी? पंचायती राज अधिनियम। क्या था? पंचायती राज अधिनियम। ग्राम सभा, ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, जिला परिषद, नगर निगम, ये सारी चीजें जो आई 73वें और 74वें संविधान संशोधन के पश्चात इनको लाया गया और शक्ति को क्या किया गया? तोड़ा गया, शक्ति को विखंडित किया गया। यदि शक्ति किसी एक व्यक्ति के हाथ में आ जाए, एक शक्ति तो वो आ रही है, देश के रूप में मिल रही है, जो शक्ति मिल रही है, लेकिन एक ही व्यक्ति के पास सारी शक्ति ना हो जाए। अगर सारी शक्ति हो जाएगी तो वो निरंकुश हो जाएगा। इसलिए उस शक्ति का विभाजन भी होना चाहिए, क्षेत्रीय आकांक्षाओं को सम्मान मिलना चाहिए। इसके लिए सबसे पहले भारत में विकेंद्रीकरण को अपनाया गया। क्यों? क्योंकि भारत बहुत बड़ा है, भारत बहुत विशाल है। जनसंख्या की दृष्टि में उत्तर प्रदेश रूस से बड़ा है और महाराष्ट्र जर्मनी से बड़ा है। सोचिए, इतने सारे देशों से बड़े हमारे प्रदेश हैं।
प्रदेशों को ठीक से संचालित करने के लिए, ठीक से उनमें व्यवस्था देने के लिए पंचायती राज अधिनियम को पारित किया गया। और ये पंचायती राज अधिनियम संविधान के 73वें और 74 में संविधान संशोधन के बाद लाए गए बलवंत मेहता राय की समिति के अनुसार। खैर, वहां जाने की आवश्यकता नहीं है। अब देख लेते हैं कि इस अधिनियम में क्या था। SC, ST, OBC और महिलाओं को, 1/3 महिलाओं को इसमें आरक्षण प्रदान किया गया था। एक विचारधारा थी कि सभी को शासन में प्रतिभाग करने का मौका मिले। तो महिलाएं सबसे पिछड़ी हुई थीं, इसलिए माना गया कि महिलाओं को 33% आरक्षण देके उनको शासन में लाया जाए, उनको शासन की गति दिखाई जाए, शासन की प्रक्रियाओं से उनको रूबरू करवाया जाए या समझाया जाए। इन सब चीजों के लिए उनको आरक्षण प्रदान किया गया। अब सबसे बड़ी चीज यह हो गई कि इन नगर निकाय और पंचायतों का चुनाव कराना अब संवैधानिक रूप से अनिवार्य हो गया। प्रत्येक राज्य को उनका चुनाव कराना अब अनिवार्य हो गया। और चुनाव होगा तो प्रतिनिधि चुने जाएंगे, प्रतिनिधि चुने जाएंगे तो उनकी स्थितियां बनेंगी। अब एक चीज देख लीजिए कि जब चुनाव कराया जाएगा तो चुनाव में निष्पक्ष चुनाव हो, ये कैसे संभव है? ये तभी संभव है जब एक स्वतंत्र निष्पक्ष आयोग हो। तो प्रत्येक राज्य ने अपने यहां इन चुनावों को, इन नगर निकाय के चुनावों को कराने के लिए राज्य चुनाव आयोग का गठन किया। क्या किया? राज्य चुनाव आयोग का गठन किया, जिसके माध्यम से इनके चुनाव कराए जाते हैं। अब देख लेते हैं कि सरकारों के चुनाव हो गया, उनके अधिकार निर्धारित कर दिए गए, लेकिन यदि उनके पास वित्त नहीं होगा, अगर उनके पास धन नहीं होगा तो काम क्या करेंगे? इनको लाया गया है काम करने के लिए, इनको शक्ति प्रदान की गई है। तो कहा गया कि प्रत्येक राज्य की राज्य सरकार अपने वित्त में से निर्धारित वित्त इन संस्थाओं को देगा, जो ये संस्थाएं कार्य करेंगी, जिनके माध्यम से ये सरकार, ये स्वायत्तशासी संस्थाएं कार्य करेंगी। तो वित्त भी इनके पास आ गया। अब देखिए धीमे धीमे इन संस्थाओं को क्या किया जा रहा है? सशक्त किया जा रहा है। अब इनके पास वित्त भी आ गया। अब देख लीजिए सबसे बड़ी चीज, इनका जो संगठन है उसमें बड़ा पेच है। संगठन आसानी से समझ में नहीं आता है, और उस संगठन को जब मैं पढ़ रहा था तो मुझे भी नहीं समझ में आता था। इसलिए आपको संगठन में समझा देता हूं कि ग्राम स्तर पर जो चुनाव होते हैं वो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों होते हैं। इन तीनों जगहों पर भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट चुनाव होते हैं। कैसे होते हैं? अब ये देख लीजिए, प्रत्येक ग्राम सभा में, प्रत्येक ग्राम पंचायत में, अब आप एक चीज समझ लीजिए, ग्राम सभा क्या है और ग्राम पंचायत क्या है। सबसे ज्यादा यहीं पर दिक्कत आती है कि ग्राम सभा क्या है, ग्राम पंचायत क्या है। ग्राम सभा विधायिका की तरीके से कार्य करती है, यानी कि जैसे हमारे विधायक, ठीक है। और जो ग्राम पंचायत है वो कार्यपालिका की तरीके से कार्य करती है, जैसे हमारे मंत्री, सारे मंत्री कार्य करते हैं, सारे मंत्री उन कार्यों को संचालित करते हैं, लेकिन उस पर नियंत्रण किसका रहता है? ग्राम सभा का। तो आप एक तो ग्राम सभा और ग्राम पंचायत दोनों को समझ लीजिए। ग्राम सभा में उस ग्राम सभा के जितने भी मतदाता होते हैं उसमें सदस्य होते हैं। और ग्राम पंचायत में वार्ड मेंबर और ग्राम प्रधान, जिसको सरपंच कहते हैं, वो होता है। और इनका चुनाव डायरेक्ट होता है, जनता के द्वारा चुने जाते हैं। ये प्रत्येक गांव में कुछ वार्ड बना दिए जाते हैं, उन वार्डों से उनके मेंबर चुन के आते हैं, फिर एक प्रधान चुना जाता है। वो प्रधान, ये सारे लोग मिलके
जिस संस्था को जन्म देते हैं उसको कहते हैं ग्राम पंचायत। लेकिन ग्राम सभा में वो सारे लोग आ जाते हैं जो मतदाता हैं, यानी समझ लीजिए ना, बच्चे नहीं आएंगे, क्योंकि बच्चों को निर्णय करने का अधिकार नहीं होता है, तो बच्चे उसमें नहीं आएंगे। लेकिन जितने भी मतदाता हैं वो ग्राम सभा में आएंगे, और ग्राम सभा की मीटिंग साल में 2 या 3 बार रखनी अनिवार्य होती है। और सबसे बड़ी चीज, जो इनको वित्त मिलता है, जिसका ये बजट बनाते हैं, उस बजट को पास इसी ग्राम सभा से करवाया जाता है, और ग्राम सभा इनके कार्यों का निरीक्षण करती है। इन 2-3 जो मीटिंग होती हैं उनमें वो पूरा का पूरा निरीक्षण किया जाता है। तो एक मान लीजिए ये ग्राम स्तर पर एक पूरी की पूरी सरकार चलाई जा रही है, जिसमें विधायिका भी है, कार्यपालिका भी है, और न्यायपालिका तो है ही, क्योंकि जनता उसको सीधे सीधे देख रही है, अगले चुनाव में उन पदाधिकारियों को हरा देगी। तो इस तरीके से ये चुनाव होता है। इसमें एक चुनाव इनडायरेक्ट भी होता है, समझ लीजिए। एक उप प्रधान का पद होता है। अभी हमने बताया वार्ड मेंबर और सरपंच या प्रधान, एक पद होता है उप प्रधान। ये जो उप प्रधान होता है ये इन्हीं वार्ड मेंबरों के द्वारा चुना जाता है। चलिए आगे चलते हैं। दूसरे स्तर पे ये त्रिस्तरीय होता है। त्रिस्तर में अभी दूसरा जो स्तर आता है वो होता है वार्ड। आपने देखा होगा कि ब्लॉक के लिए चुनाव हो रहे हैं साहब, तो ग्राम प्रधान और वार्ड मेंबर का चुनाव हो गया। फिर एक चुनाव होता है ब्लॉक सदस्य का, और ये जो ब्लॉक सदस्य चुन के जाते हैं ये एक ग्राम सभा से नहीं चुने जाते हैं। इनके लिए एक क्षेत्र निर्धारित किया जाता है जिसमें कई ग्राम सभाएं सम्मिलित होती हैं। उन जगहों से एक सदस्य क्षेत्र पंचायत के लिए, इसको कहते हैं पंचायत समिति, जिसको कहते हैं पंचायत समिति, उसके लिए चुन के जाता है। और ये सारे जो पंचायत समिति के सदस्य चुन के आते हैं ये डायरेक्ट चुन के आ रहे हैं, जनता चुन रही है। लेकिन जब ये अपने अध्यक्ष को चुनते हैं तो क्या होता है, इनडायरेक्ट चुनाव होता है। ये सदस्य आपस में ही एक अध्यक्ष को चुन लेते हैं। उससे आगे चलते हैं। तीसरा है जिला परिषद, यानी कि जिले की सर्वोच्च संस्था। तो जैसे ब्लॉक के लोगों के लिए कुछ ग्राम सभाएं मिलके बनती हैं, ऐसे ही जिला परिषद का क्षेत्र बढ़ जाता है और उनके सदस्य एक बड़े क्षेत्र में से चुन के पहुंचते हैं और वो जिले पे पहुंचते हैं। जब ये सदस्य मिलकर अपने एक नए अध्यक्ष का चुनाव करते हैं, इसको इनडायरेक्ट चुनाव भी कहा जाता है, अप्रत्यक्ष चुनाव भी कहा जाता है। लेकिन यहां आपको जानकारी ये रखनी पड़ेगी कि ये सदस्य तो होते ही हैं, जिला परिषद में कुछ पदेन सदस्य भी होते हैं। जैसे उनका पद है इसलिए वो सदस्य हैं, व्यक्ति नहीं होता है। जैसे सांसद, विधायक और जिले के कुछ पदाधिकारी, जैसे पहले कोऑपरेटिव बैंक का अध्यक्ष हुआ करता था। इस तरीके से कुछ सदस्य पदेन होते हैं और कुछ सदस्यों का निर्वाचन होता है। अब ये पूरी एक श्रृंखला बन गई। कहते हैं कि जो जिला परिषद होती है बहुत ताकतवर होती है। इसके जो जिला परिषद के जो अध्यक्ष होते हैं, सोचिए कितनी पावर होती है इनके अंदर। जिला परिषद के जो अध्यक्ष होते हैं वो डीएम की, जो जिलाधिकारी होता है, जिले का सबसे बड़ा अधिकारी होता है, उस अधिकारी की टिप्पणी वही लिखा करते हैं। उसके कार्य व्यवहार की टिप्पणी जिला परिषद अध्यक्ष लिखा करते हैं। इस तरीके से ये चुनाव होता है। इसी तरीके से नगर पालिका में भी होता है। नगर पालिका में टाउन एरिया, नगर पालिका और नगर निगम। नगर निगम के अध्यक्ष को मेयर कहते हैं, नगर पालिका के उसको अध्यक्ष कहते हैं, सभापति को। और ये सब क्या होते हैं, डायरेक्ट चुने जाते हैं जनता के द्वारा। तो इस तरीके से हमारे यहां क्या किया गया है, विकेंद्रीकरण किया गया है। अब यहां आपको एक चीज और देख लेनी पड़ेगी कि एक बार जब चुनाव होता है सारे देश में, 5 साल के लिए जब ये चुनाव होता है, एक बार जब ये चुनाव होता है
तो लगभग 36 लाख, यह आंकड़ा याद रखिए, 36 लाख लोगों का चयन किया जाता है या निर्वाचन किया जाता है। इनकी संख्या लगभग 36 लाख होती है। इतनी बड़ी संख्या में लोग शासन में पार्टिसिपेट करते हैं, शासन को सीखते हैं और इसी तरीके से ये संस्थाएं आगे कार्य करती हैं। भारत में विकेंद्रीकरण है। भारत में बहुत अच्छे तरीके से संघात्मक शासन को लागू किया गया है। क्यों? क्योंकि यहां लोकतंत्र है। लोकतंत्र के साथ संघात्मक व्यवस्था बहुत अच्छे से संचालित होती है। मैं आपको इस समय डिटेल में पढ़ा रहा हूं, परीक्षा के समय आपके सारे क्वेश्चन आंसर कराऊंगा। तो यदि आप एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार वीडियो देख के अपने नोट्स बना सकते हैं तो बना लीजिए। उनका रिवीजन भी हो जाएगा लास्ट में और हम आपको सारी चीजें लास्ट समय में क्वेश्चन आंसर के रूप में भी देंगे। इसलिए आप उसके लिए परेशान ना हो। थैंक यू।